नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और इस वक्त मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। आपको वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी और मैं हैं इस वक्त नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है कहां पर? हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ, याद रख लीजिए। और हर बार हम लोगों की कोशिश यही रहती है नेशन नाउ पर कि अलग अलग विचारधाराओं के जितने भी लोग हैं उनको पूरा मौका मिले अपनी बात कहने का। बहुत आसान होता है, ये पूछा जाता है कि भाई साहब आप डिबेट क्यों नहीं कराते, 6-7 लोगों को साथ में क्यों नहीं बिठाते? 6-7 लोगों को अगर आप साथ में बिठाएंगे या 3 लोगों को भी साथ में बिठाएंगे, आज की तारीख में हमारे राजनीतिक जो हैं, अगर वो पार्लियामेंट में स्पीकर साहब की बात नहीं सुनते तो यहाँ हमारी बात क्या सुनेंगे? बाकी हर चैनल के ऊपर शोरगुल होता है, बाकी हर चैनल के ऊपर एक दूसरे के ऊपर लोग चिल्लाते हैं, बाकी हर चैनल के ऊपर इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है कि वो सुनने लायक नहीं है। हम लोगों की कोशिश ये रहती है आपके सामने ये रखना कि कौन सी पार्टी असल में क्या सोच रही है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अ डिबेट इज गुड, great, but a debate actually has to be a debate. It cannot be a cat fight. It cannot be a fight in a fish market. It cannot be two people howling at each other and barking at each other. Now, as soon as we are able to do that, we'll certainly have lots and lots of debates. But till that time, I would like to know exactly what is the thinking of which party with regard to which policy. That's what we are doing. In the meantime, if you haven't subscribed to our channel already, please do so. Please do subscribe. वो जो बेल आइकन है ना, वहाँ पे घंटी जो बनी हुई है, उसके ऊपर ज़रा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू सेंड योर कमेंट्स। नेशन नाउ आपका चैनल है, हमेशा ही आपके साथ रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण सौजी। सौजी साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंडरफुल टू सी यू अगेन, वंडरफुल टू सी यू। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। पिछली मर्तबा जब आप आए, आपने तो मतलब धूम मचा दी। क्या रिस्पॉन्स आया, मतलब हर जगह से लोग पूछ रहे थे कि लक्ष्मण सौजी साहब जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं है, वो संसद में क्यों नहीं है। मैंने कहा अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो हमारे साथ नहीं बैठते, क्योंकि उनको हमारे साथ बैठना था, इसलिए उन्होंने एमपी की टिकट रिफ्यूज कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है। और संगठन के बारे में जिस प्रकार से आपने विवरण दिया, इतने खूबसूरती से विवरण दिया, Fantastic. लोग बहुत खुश हो गए। मतलब कि एकदम संगठन के व्यक्ति है, ऐसे पार्टी के ऐसे व्यक्ति की वजह से बीजेपी आज इस मुकाम पर पहुंचा है। सर बीजेपी जिंदा है आज की तारीख में लक्ष्मण सौजी जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से। सीधी सादी बात है, नेताओं और कार्यकर्ताओं जैसे लक्ष्मण सौजी साहब हैं। 1951 में भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ, तब से लेकर के आज तक लक्ष्मण सौजी जैसे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, उस वक्त भारतीय जनसंघ होती थी, उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह आगे चलते रहेंगे। सर एक चीज बताएं, आज के माहौल के ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कर्नाटक में सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन सर ये बताएं, राइट फ्रॉम डे वन, whenever we have learnt about the RSS or we have learnt about the भारतीय जनसंघ और साथ में ऑफ कोर्स अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऑल्सो, जहां पर भी भारत में कोई भी डिजास्टर होता था, फॉर एग्जांपल अगर फ्लड आ गया, टोर्नेडो आ गया, आंध्र प्रदेश में साइक्लोन आ गया, ओडिशा में साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, यहां तक के भुज का भी जो अर्थक्वेक आया था अगर आपको याद होगा, सर सबसे पहले पहुंचने वाले संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे। अभी तक मुझको याद है, फर्स्ट टू अराइव लास्ट टू लीव, हमेशा। क्या वो परंपरा आज भी कायम है सर लक्ष्मण सौजी साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज भी वही परंपरा है, क्योंकि जो सोच है वो टेम्परेरी नहीं है, तत्कालिक सोच नहीं है संघ की कोई भी। संघ का निर्माण जब से हुआ है, जिस स्थिति में संघ का निर्माण हुआ उस समय संघ की क्या जरूरत थी, और आगे चलकर इस देश को बचाने के लिए एक अच्छा राष्ट्रवादी युवा संगठन चाहिए, ये विचारधारा पर जब संघ का आगे कार्यकाल व्यतीत हुआ है जी, श्रद्धेय हेडगेवार जी, श्रद्धेय गोकुल गुरु जी, श्रद्धेय देवव्रत जी, या आगे के कोई भी संघ चालक हो। इसलिए जो संघ के विचारधारा ने आज तक जो काम किया है, अभी 2025 में शताब्दी आने वाली है संघ की जी,
और इसके लिए पिछले 97 ईयर से संघ का जो योगदान समाज में रहा है, उसके दुनिया के कोई भी संगठन से उसकी तुलना नहीं हो सकती जी। क्योंकि बहुत प्रतिकूल कालावधि में शुरू हुआ ये संघ का काम। ब्रिटिश राजनीति को देखा है, स्वतंत्रता पूर्व का कालावधि देखा है, स्वतंत्रता मिलने के बाद के अनेक कठिनाइयों को, आरोपों को सामने जाकर उन्होंने झेला है और अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन संघ दिन ब दिन बढ़ते गया है। इसलिए उसकी जो विचारधारा है, किसी के ऊपर भी संकट हो, संकट के लिए वहां मदद के लिए जाना चाहिए, ये संघ का स्थायी भाव है। चाहे राष्ट्र का संकट हो, कोई राज्य का हो, कोई आपातकाल का हो या कोई सामाजिक संकट हो, तो संघ का वहां उसके लिए दौड़कर जाना जी। जो पिछड़े वर्ग है उनको विकास की धारा में लाना, जो जो संघ के अलग अलग आयाम हुए हैं, तो उसमें से आपने को इसका दर्शन प्रदर्शन बहुत अच्छी तरह से मालूम होता है, जानकारी होती है। पूर्वांचल के जो लोग आज जुड़ रहे हैं विचारधारा के साथ, इसमें कई सालों से संघ के लोगों का योगदान है। वो भी एक संकट ही था। राष्ट्र की विचारधारा से दूर रहना, लोग, ये राष्ट्र के लिए संकट था जी। इसलिए उसको दूर करने के लिए, उसको राष्ट्र के प्रवाह में लाने के लिए जो जो विचारधाराएं के साथ संघ ने जोड़ के लिया और अपने विचारधारा में लिया, और ये आज बहुत की तारीख बड़ा में तो, योगदान है। और लक्ष्मण साहु जी, आज की तारीख में तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए और ये बोलते हुए, और इसके बारे में हम लोग कल शो करेंगे, कि मुंबई महाराष्ट्र से तकरीबन 11 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाने वाले हैं ईद वाले दिन आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को, मुस्लिम महिलाओं द्वारा। जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, 11 लाख मुस्लिम महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखे हैं, कार्ड लिखे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आपने ट्रिपल तलाक, वर्बल ट्रिपल तलाक के ऊपर पाबंदी लगा करके हम सब लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो मतलब इट इज अमेजिंग रियली। मेरा ये कहना है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, विचारधारा अलग हो सकती है, विचारों में विवाद हो सकता है, लेकिन जहां अच्छा काम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह थे, रज्जू भैया जी। रज्जू भैया जी, मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे उनको बड़ी अच्छी तरह जानता था, उनके साथ बहुत काम भी किया है। रज्जू भैया जी कभी चूकते नहीं थे, भले पंडित नेहरू की तारीफ करनी हो या इंदिरा जी की तारीफ करनी हो 1971 की लड़ाई को लेकर के। मेरा ये कहना है कि सामने वाले भी इस तरीके से फिर संघ की तारीफ क्यों नहीं करते सर? ये इसमें मैं समन्वय का अभाव ज्यादातर बोलूंगा, क्योंकि जितना कम्युनिकेट हो जाएंगे संघ के लोगों के साथ, संघ के विचारधारा के साथ जी, उसके दिमाग में, उनके इसमें कोई शक नहीं रहेगा जी। तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो अभी भरने के लिए सब तैयार है, जो है वो। राम राज्य का स्थापना करने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस दोनों का कहना है कि राम राज्य का स्थापना महाराष्ट्र में राम राज्य होगा। मगर इमीडिएटली चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा, इमीडिएटली एक विवाद खड़ा कर दिया कि अयोध्या का ढांचा तोड़ने में वीएचपी और बजरंग दल आगे थे। तुरंत एक इशू पैदा हो गया। उद्धव ठाकरे जी अब बोले कि माफी मांगना पड़ेगा, बाला साहब के विचार के खिलाफ है, बाला साहब का इंसल्ट हो गया है, अब ये सहेगा नहीं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और अमित शाह जी भी बहुत इनको प्रश्न उठा लिया और स्नब किया है, बोले कि ऐसे चीज को आपको इस प्रकार से उठाना नहीं चाहिए, बिकॉज अब राम राज्य का स्थापना महाराष्ट्र में करना है, तो आप ये ऐसे विवाद क्यों पैदा करते हो? सरकार ने जो काम किया उस चीज पे बहस करो, उस चीज को लोगों के सामने ले आ। तो आपने क्या चंद्रकांत दादा पाटिल का कहना और उसका रिप्लाई उद्धव ठाकरे जी देना आपको कैसे लग रहा है? और अमित शाह जी जिस प्रकार से अनऑफिशियली आशीष शेलार जी वगैरह को बुला लिया था और उन्होंने बोला कि ये सब क्या चल रहा है, तो कैसे देखते हो सर आप? इसमें 3 मुद्दे अलग अलग है। यस। एक तो पहला मुद्दा ऐसा है, राम मंदिर का निर्माण, ये कोई एक मंदिर का निर्माण नहीं था, ये एक विचारधारा थी
और जिस स्थिति में राम मंदिर को उद्ध्वस्त कर दिया था, उस वक्त हमारे समाज की रचना क्या थी, हम उस वक्त किस स्थिति में थे और राम मंदिर क्यों चाहिए। राम ये कोई व्यक्ति के रूप में नहीं पूजा जाता है। राम राज्य ये एक जीने की संकल्पना है, आदर्श जीवन है और मानववादी व्यवहार होने के लिए जी क्या क्या जरूरत है, इसके लिए जो हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति है उसमें एक हमारा एक अस्मिता दर्शाने वाला एक बहुत बड़ा राम मंदिर का विषय होता है। तो इसलिए ये विषय के तरफ इस तरीके से देखना चाहिए। ये कोई एक मस्जिद या मंदिर का सवाल सिर्फ वो दिखता है, दार्शनिक स्थिति में है इसलिए दिखता है, उसके पीछे की सोच क्या है। 500 साल उसके बारे में जब हम लड़े हैं तो ये मानव शास्त्र क्या था, और ये दिन ब दिन फिर पिछले 100 साल में, पिछले 50 साल में, पिछले 30 साल में ये विषय की तरफ हमारी जाने की जो सोच होने लगी है, और अभी जब वो मंदिर बांधकर पूरा होने को कुछ दिन में तैयार हो जाएगा तो हमको ये कल्पना क्या है हमारी, जब हमको विश्वगुरु बनने के लिए आगे जाना है, हमारी संस्कृति मानववादी संस्कृति है। पूरी दुनिया में एक आदमी का दूसरा आदमी जब सम्मान करेगा, हम कंकर कंकर में शंकर मानते हैं, हम हर चीज में भगवान को जानते हैं, मानते हैं। तो ये हमारी जो पद्धति है सोच की, विचारधारा की, उसका प्रतीक एक श्री राम मंदिर है। ये पहले इस मुद्दे पे सब लोगों ने समझ के लेना चाहिए, और फिर आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बताने वाले हैं। हम जब पूजा मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको प्रतीक के रूप में कोई भगवान का एक सामने रूप मिला है, कोई भी देवता हो, तो उसको भूल न जाने के लिए हमारे सामने प्रतीक है, ये तो पक्का है। इसलिए विचारधारा की सोच के ऊपर अगर हम मंदिर निर्माण के तरफ, मंदिर के विषय की तरफ सोचेंगे तो ये मुद्दे ज्यादातर नहीं आएंगे। जी जी। तो आप अभी जिस प्रकार से दूसरे एक विवाद चल रहा है कि क्या अजित दादा ज्वाइन के, आज एक पुराने आम आदमी पार्टी के एक लीडर थे दमानिया जी का कहना है कि वो मंत्रालय से उनको खबर मिला कि अजित पवार और बड़ा गुट भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट को जुड़ने वाला है, अजित पवार जी। तो ये अजित पवार जी लगातार सवेरे से कंटिन्यूस मीटिंग कर रहे हैं मंत्रालय में एकनाथ शिंदे जी और देव फडणवीस जी के साथ, ये चल रहा है और जबरदस्त एक माहौल चल रहा है कि ये अजित पवार जी के गुट आके बीजेपी में शामिल होने वाला है, एकनाथ शिंदे जी में शामिल होने वाला है, सरकार में शामिल होने वाला है। अलग अलग, एक तरफ शरद पवार जी 3-4 दिन से वही स्टैंड ले रहे थे 4-5 मुद्दे पर, अडानी वाले मुद्दे पर, प्राइम मिनिस्टर के एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर, सावरकर के ऊपर, ईवीएम, तो ये माहौल जबरदस्त चल रहा था। फिर कल मशाल रैली हो गया तो शरद पवार साहब बोले कि हमको तन मन धन से एमवीए को मजबूत करना है। तो अजित पवार जी आज भी एक मंत्रालय में लगातार सवेरे से फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे की, तो क्या माहौल कुछ बदलने वाला है, कुछ बदलने का संकेत दिख रहा है? आपको कैसे लग रहा है साहब जी साहब? बात ऐसी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व, हमारा जो संकल्प है और मंत्र है ना, पथक का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये कोई गीत की पंक्तियां नहीं है, हमारे लिए संकल्प है, श्रद्धा का भाव है इसमें हर लफ्ज के ऊपर हमारी कमिटमेंट। तो ये जो सरकार पिछले 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के जो केंद्र में सरकार आई है जी, जिस 5 साल में जिस तरह से हमने विकास कामों में रुचि लेकर सामाजिक अभिसरण की प्रक्रिया में जो योगदान दिया है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो, स्त्री भ्रूण हत्या कम हो, संख्या में जहां महिलाएं कम है वहां तो हर मुद्दे में अभी जो आपने बताया 11 लाख जो लेटर जाने वाले हैं, 3 तलाक का मुद्दा हो, ये एक मानववादी व्यवहार के तरफ से सब मुद्दों की तरफ पूरे सरकार ने देखा है। और हमको समाज में एकात्मता लानी है। जो राजनीति में 51-49 का जो गणित के ऊपर जो पूरा सत्ता न होना, इसके ऊपर जो राजनीति चल रही है,
तो सत्ता के बावजूद भी राजनीति के कुछ आयाम है, ये दिखाने का, ये इसमें संकल्पित होने का, इसके ऊपर आधार पर काम करने का ये पूरा संकल्प मोदी जी ने जो लिया है हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने, तो इसके जो असर होते हैं, जैसे मैंने पिछले चर्चा में बताया था कि अरे 2014 में हमको जो लोगों ने समर्थन दिया था वो पहले वाले नहीं चाहिए थे, और 19 का जो समर्थन था वो भाजपा ही चाहिए ये दिया था। दोनों चुनाव में जो फर्क था, अभी 2024 आखिर में जो हम राजनीति में है तो चुनाव एक हमारा माइलस्टोन रहता है इसमें कि उसका परिमाण क्या है काम करने का। 5 साल का जो हमारा संविधान के आधार पर जो चुनाव होते, तो 2024 सामने आ रहा है और आगे जाकर यही सत्ता आगे रहेगी, ये सबके लिए सबको विश्वास है। और फिर आगे हमको क्या क्या करना है देश में, हमको अगर देश में सबको आगे लेकर जाना है, सब क्षेत्रों में सबका विकास करना है। हमने पहले भी बार बताया कि हमारे नेता लोग, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ये प्रतिशोध की राजनीति पर विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, एक छोटा सा सवाल आपको। बाकी सब चीजें तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी हैं, हर एक कोई मानता है, स्वीकार करता है। आखिरकार 2014 में जब मोदी जी जीत करके आए, उसके बाद 2019 में उनको और भी ज्यादा सपोर्ट मिला, 284 से 303 हो गए। और इस बार जैसे पिछली बार आपने कहा था, इस बार 400 प्लस आने वाले हैं, ऐसा बोला था आपने। लेकिन यहां पर कर्नाटक में, और वो सवाल जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से, कर्नाटक में जो अभी टिकट्स अनाउंस की गई हैं, जो लिस्ट अनाउंस की गई है पहली, उसमें बहुत लोगों का ये क्रिटिसिज्म है बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ कि जो कांग्रेस से भगोड़े आए थे बीजेपी में, उनको टिकट दे दिया गया है। यही चीज महाराष्ट्र में भी हो रही है। बहुत लोग ऐसे हैं, आप जानते हैं उनके नाम, अगर आप चाहते हैं कि मैं नाम बोलूं तो मैं नाम बोल देता हूं। बहुत लोग कांग्रेस में जो थे, आज की तारीख में उनको एमएलसी बना दिया गया, विधान परिषद में भेज दिया गया उनको। वो आसपास हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के, जिसकी वजह से बीजेपी का जो लॉयल कार्यकर्ता है, जिसने सारी उम्र पहले भारतीय जनसंघ और उसके बाद बीजेपी को दे दी और न्योछावर कर दी, और रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहेगा, रहेगा, वो बेचारा बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। वो ये कह रहा है कि ये क्या है, ये तो बीजेपी का कल्चर नहीं है। लक्ष्मण सावजी साहब, इसमें दो बातें हैं कि जो संगठन चलता है, संगठन विचारधारा के ऊपर चलता है जी, और जो राजनीतिक पार्टियों के जो स्थिति है अभी अपने पूरे भारत में जी, जितनी पार्टियां हैं, उसमें भाजपा का पार्टी विद द डिफरेंस, ये आपको बहुत सोच समझ कर उसके तरफ देखना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा जो ढांचा है विचारधारा का, राष्ट्रीयत्व का, इसमें पहले राष्ट्र फिर पार्टी अंत में स्वयं, ये जो हमारा मंत्र है, तो हम राष्ट्रीय विचार सोच के लिए पहले राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं जी, ये पहले से तय होता है जी। राजनीति में 50 साल में जिस तरह से राजनीति सामने आई है, तो मेरे लिए क्या है, मैं देश के लिए हूं या देश मेरे लिए है, समाज के लिए मैं हूं या समाज मेरे लिए है, तो पहले मैं समाज के लिए हूं, राष्ट्र के लिए हूं। ये सोच बहुत मजबूत होती है पार्टी में। हमारा जो चर्चा की शुरुआत जब हमारी हुई, तो आपने संघ के बारे में पहले सवाल किया था जी, और जो संघ की विचारधारा जो चलती है, संघ में कोई भी व्यक्ति को बड़ा करने के लिए संगठन नहीं चलता है, विचारधारा मजबूत होने के लिए संगठन। हमारी जब गुरु पूर्णिमा होती है तो भगवे ध्वज का पूजा होता है, भगवे ध्वज की पूजा होती है, और विचारधारा का प्रतीक बोल के भगवे ध्वज की पूजा होती है। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, कहने का मतलब ये हुआ, हेडगेवार जी का संघ है क्या संघ के हेडगेवार जी है, गोलवलकर गुरुजी का संघ है या संघ के गोलवलकर गुरुजी है, उस तरह से देखा जाता है। अटल जी का भाजपा है क्या भाजपा के अटल जी है। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, कहने का मतलब ये हुआ, जो बेचारा लॉयल वर्कर है, जिसने सारी जिंदगी दे दी भारतीय जनता पार्टी को, मतलब उसको हर बार अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ। देखो, इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं, मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं इस चीज का जी, लेकिन बात ऐसे है, सर मैं आपकी बात करता हूं, आप अपनी बात करिए ना। 1900 सर, कब से आप
कब से आप संघ में हैं, कब से आप बीजेपी में हैं? मैं आपसे पूछता हूं, जो हमारे व्यूअर हमसे पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण सौजी जो हैं वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं है, बताइए। नहीं, बात ऐसे मेरी बात मैं मेरी पार्टी के मीटिंग में करूंगा, मैं मीडिया के साथ नहीं करूंगा कभी, और पब्लिक में तो कभी भी नहीं करूंगा। एक बात जी, जो व्यक्तिगत बात है, और अभी 288 विधानसभा सीट है महाराष्ट्र में जी, एग्जाम्पल के तौर पर। अभी 288 में से हम जब 50 साल से राजनीति में है, अलायंस के साथ है, बिगर अलायंस है, तो हम जब तक 200 प्लस प्योर बीजेपी 100% होते नहीं, जब तक हमारा संगठन पूरा नहीं हुआ है, जी, हमारा विचारधारा पूरा करने के लिए महाराष्ट्र का जो इतिहास है, स्वाभिमानी, पराक्रमी, पुरुषार्थ का, वो इतिहास को ढककर जो राजनीति उभर कर आ रही है, आदमी को बड़ा मानो, आदमी का पंटर बनो, आदमी का अनुयायी बनो, इससे राष्ट्र का, देश का भला नहीं होने वाला है। तो ये सोच भाजपा में ज्यादा गहरी है, और इसलिए बराबर है, थोड़े बहुत मायने में ये होता है जी, जब नए लोग आएंगे। अभी हमारा पहला जो भाजपा का 2 रुपया देकर जो हम रिसीट देते थे और मेंबरशिप होती थी, जी, तो हमारी मेंबरशिप बहुत कम होती थी। अभी जो नया टेक्निक आया है, तंत्र आया है, मिस्ड कॉल, उसमें जब टोल फ्री नंबर पे जब हम लोग मेंबरशिप करते हैं, तो हमारे उसमें बढ़त इतनी बड़ी मात्रा में हुई है, तो सबको साथ में लेकर हमको चलने का है, तो किसी को ना किसी को तो योगदान किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से देना पड़ेगा। और ये बहुत सारे कार्यकर्ताओं में ये भावना बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई है। जी। लेकिन सर ये बताएं चलते चलते कि जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है, कर्नाटक में आपके मुताबिक इस बार कौन जीत रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो आपकी कितनी सीटें आ रही हैं सर? मैं मेरा अनुभव बोलता हूं जी, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में यूपी में 1 महीना थे जी, उधर का जो माहौल चुनाव से पहले था, चुनाव में क्या था और चुनाव के बाद में क्या हो गया। चुनाव से पहले जो लोग हमको टोकते थे ना, तो चुनाव में मैं जब ग्रामीण इलाके में गया, जी, मैं एक उदाहरण के तौर, मैं गौरा विधानसभा में था लखनऊ जिले में, जी, चपिया में कुछ दिन मैं वहां भी गया था, तो एक खेड़े गांव में गया था मैं, और वहां वो गांव में दलित और मुस्लिम वोटर ज्यादा थे। जी, मैंने बोला इस गांव में तो आए हैं, क्या हाल है? तो वहां का जो मुखिया था वो मुस्लिम था जी, हम उधर हमारे पन्ना प्रमुख को बैच देने के लिए गए थे, पन्ना प्रमुख को जी, गांव में। और जब वो मुखिया को मिलने के बाद उसने जब बोला ना हम बाबा जी के लिए काम करेंगे, और पूरा गांव योगी जी के लिए, भाजपा के लिए दीवाना हो गया था। ये बहुत आश्चर्य मुझे भी लगा था। 100% गांव, जब मायावती जी, अखिलेश जी, कांग्रेस और सारे दूसरे पार्टियां होने के बावजूद आज 5 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद ये अगर चित्र वहां का था, तो उसका नतीजा रिजल्ट में भी दिखने को मिला। जी, साहू साहब, मगर आप कर्नाटका सुनिए जी, जी, मैंने बोला मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। जी, जी, बाद में मैं गुजरात में था 1 महीना के लिए चुनाव में, हम आदिवासी इलाके में थे, आवा डांग जिले में, और वहां के जो सिचुएशन देखी, हालत देखी, वहां का किसान अभी ग्रेजुएट हो रहा है, ग्रेजुएट किसान है, खेती में काम करने वाला, आदिवासी इलाके में जी। और वहां के भी चुनाव के बारे में देखा ना, कोई सोच नहीं सकता था 157 हम तक जाएंगे चुनाव से पहले जी। तो यूपी का और गुजरात का जो चित्र हुआ ना चुनाव के बाद में, आज चुनाव से पहले जो भी लोग चर्चा करें, लेकिन यूपी और गुजरात के चुनाव का चित्र सेम आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक में कितनी सीटें आ रही हैं सर? मैंने बोला ना, जो चित्र यूपी में और गुजरात में दिखा, सीट का नंबर आगे पीछे होगा 2-4, उसमें क्या है, लेकिन माहौल तो ये बनेगा कि ये दोनों जो रिजल्ट है ना, तीसरा रिजल्ट उसके जैसे आएगा।
साहू जी साहब, आप संगठन की बातें करते हो, आप बीजेपी का बहुत ग्लोरी गाए हैं कि ये किया वो किया, आरएसएस से पूरे कैसे, मगर कांग्रेस का कहना है जिस प्रकार से राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके स्टेट में नाना पटोले से लेके हर व्यक्ति यही कह रहा है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, लोकतंत्र खतरे में है, टोकतंत्र चालू है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि आप तो डेमोक्रेसी को किल कर रहे, मर्डर कर रहे हो डेमोक्रेसी को। वही राहुल गांधी कहा। और नाना पटोले और जो मुंबई, कल यहां पर मुंबई में मशाल मोर्चा था, मशाल यात्रा था जो एमवीए के थे, उससे पहले पुलिस ने एक एक नेता के घर घर में घुस गए, सबको उठाने लगा। ऐसे कांग्रेस का कहना था कि वो मशाल मोर्चा में वो शामिल नहीं है। तो एक प्रकार आप बोलते हो कि आप कैसे एक सिद्धांतिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, आप लोकतंत्र को जिंदा किया, मगर जो इनके एलिगेशंस के हिसाब से लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है और बार बार उनका एलिगेशन है कि लोकतंत्र खतरे में है। साहू जी साहब, एक बात मैं बोलता हूं, एक तो इमरजेंसी का माहौल है, एक कांग्रेस वालों को बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने 50 साल किस तरह से राजनीति की है, पूरी दुनिया का 400 के 40 जो हो गए उनके संसद में, इसी वजह से हुए, जनाधार उनका पूरा निकल गया है। और दूसरी बात, ममता बनर्जी क्या बोलती है? ममता बनर्जी का स्टेटमेंट क्या है इसके ऊपर? राहुल गांधी ही विरोधी पार्टी में भाजपा को चाहिए। अभी इसको क्या बोलेंगे जी? राहुल, ममता बनर्जी की जो मुख्यमंत्री है जी, उनकी सोच क्या है आज? राहुल गांधी की इमेज क्या है उनके, कि हम उनको इस तरह से संभाल रहे हैं? तो इसमें कौन सा, यह आपका जो सवाल है, ये कौन से इसमें आएगा? इसमें सर टोकतंत्र वाले, कल मशाल मोर्चा था एमवीए के, महाराष्ट्र के पुलिस, मुंबई के पुलिस, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर को घर से ढूंढ के निकाल के मोर्चे से पहले अरेस्ट करने के कगार पे था। अरेस्ट कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे कि मोर्चा में नहीं जाए। हम लोग वही कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले पार्टी लोकतंत्र का खात्मा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का एलिगेशन देखो, लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशासन संभालते हैं, उनका काम उन्होंने कैसा करना वो करेंगे। संगठन के आधार पर भाजपा का इसके बारे में क्या रुख है, ये हम बोल सकते हैं। सरकार के तरह से चलेगी। अभी सरकार का जो माहौल है, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र का, ये जिस तरह से बना है, उनके हाथ की सत्ता निकल गई है और वो बेचैन हो गए हैं। वो कुछ भी स्तर पर आने के लिए तैयार है। अभी कैसे भी करके उनको दिखावा करना है कि हम ऑपोजिशन में है। अभी पहला 20 में आपने बोला कि क्या माहौल चल रहा है अजीत दादा के बारे में, शरद पवार जी के बारे में, महाराष्ट्र के राजभवन में, ये जो माहौल अभी चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो इनको महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिंदा है ऐसा रोज दिखाना पड़ेगा। अगर वो है, वो स्थिति में कैसे रहेंगे चुनाव तक, आपको भी अंदाजा है और हमको भी अंदाजा है। क्योंकि ये सत्ता के बाद में इकट्ठे होने वाले संगठन और देश और समाज के लिए काम करने के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं कभी। लक्ष्मण साहू जी साहब, आज दिल्ली में खड़गे साहब के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी गए, उनकी मीटिंग हुई, अपने खड़गे साहब से, राहुल गांधी से, कांग्रेस के अन्य नेताओं से, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिनमें यह कहा कि अब गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन जितने हैं उनको एक मंच पर लाने का और इकट्ठा करने का, बीजेपी से लड़ने के लिए अब वास्तविकता में अभियान शुरू हो गया है। इस विषय के बारे में कुछ कहेंगे सर? नहीं, विरोधी दल उसमें हर एक की अपनी अपनी क्या स्थिति है वो जानते हैं जी, और उनको भाजपा के विरोध में एक होकर कुछ वो जिंदा रह सकते हैं क्या, उसके बारे में उनकी कोशिश चालू है जी। नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा के आधार पर पहले वो चलते थे, उसके लिए भाजपा ने जितना उनका सम्मान करना चाहिए उतना करने के बाद अगर वो विचारधारा को तिलांजलि देकर कुछ और अलग करते तो उनकी विश्वासार्हता कम हो जाएगी ना। और भी उनकी संख्या कम होते हुए, डेमोक्रेटिक मूव में अपनी संख्या भाजपा की ज्यादा होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया था।
जी इससे ज्यादा नीतीश कुमार जी को क्या संभाला जा सकता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट में, राजनीति में? हमारे पूरे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बाजू को रखकर उनको मुख्यमंत्री कर दिया, बनाया दिया। जी तो जिस तरीके से काम चलना चाहिए राज्य का, ये अभी नौबत उनके ऊपर क्यों आ गई? भाजपा को छोड़कर जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास जताया था, वो विश्वास को तिलांजी देकर उन्होंने जो जो काम किए हैं, तो उनको अभी दूसरे का समर्थन जोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके हाल पहले से भी और बदतर हो जाएंगे बिहार में। राइट लक्ष्मण साहू साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। जबरदस्त, हमेशा आपका जो रिस्पॉन्स आता है व्यूअर से वो जबरदस्त आता है। आप इसी तरह बात करते रहें, इसी तरह खुश रहें और इसी तरह हंसते रहें। ये वाला चेहरा, ये चेहरा ठीक है। और संगठन का तारीफ को आपके मुंह से सुने, इतने प्यार से आप समझाते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। नमस्कार और वंदे मातरम। लक्ष्मण साहू साहब, वंदे मातरम। ऑलवेज अ प्लेजर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक you so much. Really wonderful. But there is a possibility, one never knows as far as Karnataka is concerned.